गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र सिंह सिविल इंडिया परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट और यूपी टेट पर। अच्छा, सीटेट और यूपी टेट पर हम लोग कई पॉइंटों पर बात करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि सीटेट का सिलेबस क्या है और यूपी टेट का सिलेबस क्या है। दूसरा, सीटेट का पेपर कैसा आता है, यूपी टेट का पेपर कैसा आता है, दोनों के पेपर में अंतर क्या है, सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। इन दोनों का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, सीटेट यूपी टेट में, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो केवल सीटेट या केवल यूपी टेट में आते हैं। अच्छा, हम यहाँ सीटेट यूपी टेट की बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम टेट की बात करें, जैसे कि हिंदी विषय की बात करें, चूंकि हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं, हिंदी पढ़ाएंगे, तो सीटेट हो या यूपी टेट हो, जैसे यूपी टेट के अलावा जो बाकी राज्यों में टेट होता है, जैसे आपका रीट का हो, एमपी का हो या फिर आपका हरियाणा का हो, तो टेट में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो लगभग सभी में लगभग एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। हालांकि बिल्कुल एक ही नहीं कह सकते हम, तो कुछ चीज़ों में भले ही थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें एक ही रहती हैं। चलिए बेटा, तो हम लोग अब यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है सीटेट यूपी टेट का, है ना, कैसे कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है। तो अगर आप सीटेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा ये, क्योंकि यहाँ जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको अंतर समझ आ जाएगा। और किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम के विषय में अच्छे से जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि उसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं ना। नहीं तो पता लगा फिर जैसा लोग बताते हैं हम उस तरीके से पढ़ते हैं, तो लोगों के बताए तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें खुद जानकारी करनी पड़ेगी कि सीटेट क्या है, यूपी टेट क्या है, दोनों में क्या अंतर है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो एक बार फिर से दोबारा हम आपका सिविल इंडिया परिवार में स्वागत करते हैं और हम लोग आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है, सीटेट और यूपी टेट में अंतर। ठीक है, यानी सीटेट और यूपी टेट में अंतर क्या है, लिखा है कि सीटेट व यूपी टेट में अंतर, यानी दोनों में क्या अंतर है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट में जो हिंदी आपकी है इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, यानी इस पेपर में आपको इन 30 क्वेश्चनों के लिए 30 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 30 रहते हैं। अच्छा, यही कंडीशन यूपी टेट में भी है। यूपी टेट में हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं। इस 30 क्वेश्चन जो है इसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर के आपके हिंदी से 30 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में अगर हम बात करें यूपी टेट और सी टेट की, तो दोनों में 30-30 क्वेश्चन है। ठीक है, 30-30 नंबर के आते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है। इसकी चर्चा भी हम आगे करते हैं। इसके बाद में अब हम यहाँ से बात करते हैं कि दोनों का सिलेबस क्या है। ठीक है, हिंदी और हिंदी में आपका यूपी टेट का सिलेबस क्या है, सीटेट का सिलेबस क्या है। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो यूपी टेट में कम आते हैं, सीटेट में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, या कौन से अभी हम बात करेंगे, जैसे सीटेट की बात करें तो अभी हम बात करते हैं एक बार पूरे सिलेबस की। ठीक है, इसके बाद में फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि अगर आप इन्हीं को पढ़ लें तो फिर आपके जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें हम सिलेबस की, ठीक है, या एक पॉइंट हम पहले और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूपी टेट में भी 30 क्वेश्चन हिंदी रहती है और सी टेट में भी 30 क्वेश्चन हिंदी रहती है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया। अब देखिए क्या होता है, यूपी टेट में जो 30 क्वेश्चन होंगे इसमें से आप ये मान के चलिए कि लगभग 27 क्वेश्चन, यानी 27 क्वेश्चन आपकी व्याकरण आती है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, और इसके बाद में जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं या 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपकी आती है पेडागोजी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इसी 26 में सिलेबस में एक पैसेज भी रहता है। हालांकि यूपी टेट में पैसेज बहुत बार नहीं पूछा गया है। ठीक है, अब ये जो सीटेट आपका है 30 क्वेश्चन तो इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 15 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी आती है। आपके यहाँ से मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आपका व्याकरण के हैं और इसके बाद में 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के हैं जो गद्यांश और पद्यांश आता है। ठीक है,
तो यानी अगर हम यहाँ पर व्याकरण का जो सिलेबस देखेंगे तो यूपी टेट में आपके 26 से 27 क्वेश्चन इन टॉपिकों से आते हैं और सी टेट में इन टॉपिकों से आपके मुश्किल से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा अंतर ये है कि यूपी टेट में जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो सीधे सीधे व्याकरण से पूछे जाएंगे और सी टेट में जो व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे वो आपके गद्यांश पद्यांश जो पूछा जाएगा उसी के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आपके पड़े होते हैं। तो दोनों में ये भी एक अंतर है कि यूपी टेट में सीधा ग्रामर ही पूछा जाना है और सी टेट में जो ग्रामर आना है, जो व्याकरण आपकी आनी है, वो पैसेज के अंदर रखी होती है, बाहर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों में, पहले बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं व्याकरण के। तो जैसे सी टेट की बात करें हम, यूपी टेट में तो चूंकि मेन रूप से व्याकरण ही है तो यहाँ पेडागोजी की हम बात नहीं करेंगे। सी टेट में पहले हम बात करते हैं व्याकरण का सिलेबस क्या है, फिर बात करेंगे कि पेडागोजी का सिलेबस क्या है ना, फिर कुछ क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इसमें आते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है वर्णमाला। वर्णमाला आप ये मान के चलिए कि यूपी टेट में 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। यूपी टेट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इसके आते हैं। हालांकि वर्णमाला आपकी सी टेट में भी है, लेकिन वर्णमाला सी टेट में बहुत कम पूछी जाती है। यानी अगर वर्णमाला में सी टेट में क्वेश्चन आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा और यूपी टेट में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों में अंतर है। ठीक है। अच्छा, सी टेट में कभी आएगी कभी नहीं आएगी, लेकिन सिलेबस में है। दूसरा टॉपिक आपका समास। समास का यूपी टेट में लगभग 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ये फिक्स है कि 2 समास आपके 30 में से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम बात करें सी टेट की तो सी टेट में भी लगभग 1 क्वेश्चन आपका समास से हर बार आता है। समास से 1 क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है छंद। छंद का ये मान लीजिए यूपी टेट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सी टेट के सिलेबस में ये रहता है, कभी इससे क्वेश्चन आते और कभी नहीं आते। यानी सी टेट में टॉपिक रोटेट ज्यादा होते हैं क्योंकि क्वेश्चन कम होते हैं। तो आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा, नहीं तो हो सकता ना आए। क्यों नहीं आता है, उसका कारण है क्योंकि सी टेट में जो सिलेबस उसमें हिंदी व्याकरण रहता पूरा। ठीक है। हालांकि व्याकरण तो यूपी टेट में भी है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे हमारे छंद हैं, अलंकार हैं, रस हैं, ये व्याकरण में नहीं, ये आपके आते हैं छंद शास्त्र में। ये छंद शास्त्र के टॉपिक हैं, लेकिन जो वनडे पैटर्न के पेपर आप उठा के देखेंगे तो इनको व्याकरण के अंदर ही पूछा जाता है। तो ये व्याकरण के अंदर आते हैं। चलिए, तीसरा टॉपिक हमारा ही हो गया। चौथा टॉपिक है रस। रस से ये मान लीजिए यूपी टेट में 2 क्वेश्चन फिक्स इसके रहते हैं। एक आपसे पूछेगा, कोई रस देगा, उसका स्थायी भाव क्या है ये पूछेगा, फिर आपकी 1-2 पंक्ति कोई दे देगा, उसमें कौन सा रस है ये पूछ लेगा। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें सी टेट में तो सी टेट के भी सिलेबस में रस है। 1 क्वेश्चन कभी आएगा और कभी नहीं आएगा, यानी रस जो है ये उतने ज्यादा सी टेट में नहीं आते हैं। इसके बाद देखो, ये जो आपका टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और लिंग, यानी यहाँ पर टॉपिक आपके बनते हैं 5। अगर हम यूपी टेट की बात करेंगे तो इन 5 में से आप ये मान के चलिए कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। यानी 30 में से इस 5 में से आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक साथ कभी भी पूरे टॉपिक नहीं आते हैं। हो सकता है आपसे एक संज्ञा पूछ ले, एक सर्वनाम पूछ ले और एक क्रिया पूछ ले, बाकी 2 ना पूछे, या एक विशेषण पूछ ले, एक संज्ञा पूछ ले, क्रिया पूछ ले, बाकी ना पूछे, या कोई 2 ही टॉपिक पूछे। यानी ये 5 टॉपिक आपके एक साथ आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, 2 या 3 टॉपिक ही आते हैं। लेकिन आपको पढ़ने पूरे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये रोटेट होते रहते हैं। कभी संज्ञा आएगी, क्रिया नहीं आएगी, कभी क्रिया आएगी तो संज्ञा नहीं आएगी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पढ़ने पूरे हैं, फिर आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वो आप फिर बताने की स्थिति में होंगे। अगर हम यही बात करें सी टेट में तो देखो, ये जो 5 टॉपिक आपके हैं सी टेट में क्या होता है, आप ये मान लो कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे यानी इससे कोई 1 टॉपिक भी पूछ सकता है और हो सकता है पूछने वाले की इच्छा की 2 टॉपिक भी आ जाए। एक ही एग्जाम की बात कर रहे हैं, एक पेपर में, बाकी रोटेट हो के तो ये सभी आते हैं। यानी सी टेट के लिए भी ये 5 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सी टेट में क्वेश्चन कम आते हैं, यूपी टेट में ज्यादा आते हैं। वो इसलिए चूंकि यूपी टेट में पूरा का पूरा व्याकरण होता है और सी टेट में आपका व्याकरण 5 से 6 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है वचन।
अगर हिंदी में हम वचन की बात करेंगे तो लगभग एक क्वेश्चन यूपी टेट में आता है। सी टेट में भी कभी एक क्वेश्चन आता है और कभी ये हो सकता है ना आए, जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन सिलेबस में है। पहले मैंने कहा नहीं कि सिलेबस की बात करेंगे, फिर ये बात करेंगे आपके लिए इसमें कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी टेट में। यूपी टेट में तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो काल, अगर काल में आप देखोगे तो पुराने पेपरों को उठाओगे तो ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखेंगे, पिछले 3-4 सालों को अगर उठा के देखोगे तो लगभग इससे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, या कोई भी अदर वनडे पैटर्न का एग्जाम हो, लगभग 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। अब यही काल अगर हम सी टेट की बात करें तो ये सी टेट में कभी कभार आता है, आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा और नहीं तो हो सकता ना आए। जैसे अव्यय है, अव्यय आपका यूपी टेट में एक क्वेश्चन कभी आएगा कभी नहीं आएगा। सी टेट में भी यही स्थिति है, सी टेट में नहीं लगभग नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन कभी आ सकता है, पूछा जा सकता है, जो कि आपका सिलेबस में है। इसके बाद देखो उपभाषाएं और बोलियां। अच्छा, ये जो उपभाषाएं और बोलियां हैं, ठीक है, उपभाषाएं बोलियां ऐसी हैं कि यूपी टेट में तो ये मान लो कि लगभग 2 क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम सी टेट की बात करें तो सी टेट में हम ये कह सकते हैं कि सिलेबस में हमें ये नहीं मिलेंगी, सिलेबस में नहीं मिलेंगी। लेकिन जब आप हिंदी में पेडागॉजी पढ़ेंगे तो बेटा पेडागॉजी में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो भाषाओं से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके भाषाओं से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें ये कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। यानी अगर हम वो भाषाओं बोलियों की बात करें तो पेडागॉजी के लिए हमें कुछ इसका पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी टेट में वो भाषाओं बोलियों का कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। इसके बाद में संधि, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधि आपका यूपी टेट में लगभग 2 क्वेश्चन हर बार इससे आते हैं। अगर सी टेट की बात करेंगे तो कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, यानी ज्यादातर आने वाला टॉपिक है तो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद उपसर्ग से और प्रत्यय से यूपी टेट में लगभग दोनों से एक क्वेश्चन हर बार आता है, सी टेट और यूपी टेट से, सॉरी उपसर्ग और प्रत्यय से। सी टेट में ये कभी कभार आएगा, लेकिन यूपी टेट में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। हो सकता है एक दोनों से आ जाए, या हो सकता है कभी एक उपसर्ग आए प्रत्यय ना आए, या प्रत्यय आ जाए उपसर्ग ना आए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ अगर हम सी टेट की बात करेंगे तो दोनों से मिलाकर के एक क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इसके बाद वर्गीकरण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो वर्गीकरण है हमारा, यानी क्लासिफिकेशन, इससे आप ये मान लो लगभग 3 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वर्गीकरण में आखिर आता क्या क्या है ये समझना है। अगर हम वर्गीकरण यूपी टेट में देखें तो वर्गीकरण में सबसे पहले आपके आते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, ठीक है, ये आपके वर्गीकरण में आएंगे। तत्सम तद्भव शब्द जो ये नीचे लिखे हैं ये आपके वर्गीकरण में आएंगे। देशज विदेशज शब्द आपके वर्गीकरण में आएंगे। संकर शब्द आपके वर्गीकरण में आएंगे। सार्थक निरर्थक शब्द वर्गीकरण में आते हैं। विकारी अविकारी शब्द वर्गीकरण में आते हैं। तो ये भले ही हमारा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ये सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सी टेट में तत्सम तद्भव आपका रहता है, वहां से आने के चांस हैं। इसके बाद सी टेट में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, इससे एक क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। तो हम वर्गीकरण से सी टेट के 5-6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मान के चलते कि लगभग हर बार आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन आपको, ये सब अनुमानित क्वेश्चन है। बाकी पेपर में कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ टॉपिक बिल्कुल नहीं आते हैं। तो अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए उसके आधार पर इनका हम एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ जितने मैंने बताए ये क्वेश्चन फिक्स हैं, ये कम ज़्यादा होते हैं। कभी कभी कोई टॉपिक नहीं भी आएगा तो उससे परेशान होने की जरूरत है नहीं। चलिए, इसके बाद देखो तो यहाँ पर वर्गीकरण और तत्सम तद्भव ये खैर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, फिर आते हैं आपके पर्यायवाची, पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांश, ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे तो लगभग एक सी टेट, यूपी टेट की बात कर रहे हैं, यूपी टेट में आपका लगभग एक क्वेश्चन तीनों से रहता है।
अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि पर्यायवाची 2 पूछ ले और वाक्यांश 1 भी ना पूछे, या विलोम शब्द 2 पूछ ले, वाक्यांश ना पूछे। यानी हम ये मान के चलते इन तीनों टॉपिकों में से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। अब किसी एक से 2 आएंगे तो एक हो सकता ना आए, तीनों से एक एक आ सकते हैं, समझ गए? तो कुल मिलाकर रहते श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द लगभग अब नए पैटर्न में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इसमें पूछे जा रहे हैं। पुराने पैटर्न को अगर आप उठा के देखेंगे तो इसमें श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द बहुत कम पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में श्रुत सम भिन्नार्थक बहुत पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। इसके बाद अनेकार्थी शब्द कभी कभार आएगा तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है ना भी आए, ठीक है। लोकोक्ति मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक एक क्वेश्चन लगभग, यानी 2 क्वेश्चन, एक लोकोक्ति एक मुहावरा यूपी टेट में लगभग आपका आता ही आता है, समझ गए। इसके बाद में यहाँ पर कारक चिन्ह लगभग एक क्वेश्चन हर बार आता है, वाक्य लगभग एक आता है, वाच्य से भी एक क्वेश्चन आता है, यानी वाक्य और वाच्य को जोड़ दें तो 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब हम बात करें अगर सी टेट में, तो देखो सी टेट में जो पर्यायवाची है और विलोम शब्द है सिलेबस में है, हो सकता है दोनों से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यानी कभी सी टेट में आपका पर्यायवाची पूछता है तो विलोम नहीं पूछेगा, और विलोम पूछेगा तो पर्यायवाची नहीं पूछेगा, यानी दोनों टॉपिक एक साथ नहीं आते हैं। यही अगर हम यूपी टेट में देखेंगे तो दोनों टॉपिक आपके एक साथ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा जैसे ये श्रुत सम भिन्नार्थक है, ये रेड का मतलब है सी टेट में नहीं आना है, अनेकार्थी सी टेट में नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, लोकोक्ति मुहावरे जो हैं ये सी टेट के सिलेबस में हैं और लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर एग्जामों में देखा भी जाता है, आया भी है, ठीक है। जैसे कारक है सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वाच्य सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछेगा तो वाक्य भले ही आपसे पूछ ले, ठीक है भाई, वाक्य भले पूछ ले, वाच्य आपसे नहीं पूछेगा, क्लियर है। इसके बाद देखो कुछ टॉपिक और बचते हैं थोड़े से, जैसे यहां हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार आपका यूपी टेट में तो लगभग 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। यही अगर हम बात करें सिलेबस की सी टेट में, तो सिलेबस में तो है लेकिन ये पूछा बहुत कम बार गया, ठीक है। शायद ही कभी कोई क्वेश्चन अलंकार से पूछा गया हो, नहीं तो अलंकार से जल्दी कोई क्वेश्चन सी टेट में नहीं आता है, आएगा तो एक क्वेश्चन भले आ जाए, न लगभग ये नहीं आता है, ठीक है। विराम चिन्ह आपके सिलेबस में है, शायद कभी आ जाए। इसके बाद शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है सी टेट में, शुद्ध वर्तनी से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद रचनाएं बिल्कुल सी टेट में नहीं आती हैं, यूपी टेट में आती हैं, ठीक है। अभी यहाँ से बात, जैसे रचनाएं हैं, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ विराम चिन्ह से क्वेश्चन आ जाता है, वहां बहुत कम आएगा। शुद्ध वर्तनी है, ये मान लो इससे 2 क्वेश्चन यूपी टेट में आने ही आने, कैसे? क्योंकि शुद्ध वर्तनी में 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक आता है शब्द शुद्धि और एक आता है वाक्य शुद्धि। यानी आपने देखा होगा कोई 4 शब्द दे देगा, इसमें कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है पूछता है, तो इसे हम कहते हैं शब्द शुद्धि। कोई 4 वाक्य दे देता है, कौन सा वाक्य सही लिखा है कौन सा वाक्य गलत लिखा है पूछता है, तो ये आपका आता है वाक्य शुद्धि में। यानी शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि दोनों से मिला के यूपी टेट में लगभग 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, सी टेट में कभी कभार आता। अब जैसे रचनाओं की बात करें तो यूपी टेट में रचनाएं बहुत जबरदस्त आती हैं, 3 से 4 क्वेश्चन रचनाओं के लगभग रहते हैं। यही अगर हम सी टेट में देखेंगे तो रचनाएं सिलेबस में ही नहीं है। इसके बाद हिंदी साहित्य से भी लगभग 2 क्वेश्चन यूपी टेट में मिलेंगे और सी टेट में साहित्य सिलेबस में नहीं है आपका, ठीक है। पत्र पत्रिकाएं यूपी टेट में एक क्वेश्चन लगभग हर बार आता है, सी टेट के सिलेबस में ये नहीं आती है, पत्र पत्रिकाएं सी टेट में नहीं आएंगी। इसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान, यूपी टेट में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको, लेकिन सी टेट में ये सिलेबस में नहीं रहता है। इसके बाद सी टेट यूपी टेट में केवल गद्यांश है सिलेबस में, वो भी जरूरी नहीं है कि यूपी टेट में गद्यांश एक पूछा जाएगा, क्योंकि यूपी टेट में अभी तक जो पेपर हुए हैं उसमें गद्यांश 1 या 2 बार आया, वो भी बहुत छोटा मोटा दिया था, जिसको पढ़ करके कोई भी लगा लेगा, कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन सी टेट की अगर बात करोगे तो गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछे जाते हैं। आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो गद्यांश से आते हैं, सॉरी 10 लिख दिया मैंने, 5 क्वेश्चन गद्यांश से हैं, 5 पद्यांश से हैं, कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आपके इससे आते हैं। और ये जो मैंने व्याकरण का सिलेबस दिया है इससे 5 क्वेश्चन, ठीक है।
ये आपका सीटेट का सिलेबस है। यानी सीटेट का जो पेपर है वो टोटल पेडागोजी बेस पर होता है, लॉजिकल पेपर होता है, यानी आपका आईक्यू लेवल सही होना चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए। यूपी टेट का जो पेपर है ये काफ़ी हद तक रट्टाफिकेशन वाला है, यानी यहाँ चीज़ें आपको रटनी ज़्यादा हैं और सी टेट में चीज़ों को समझना ज़्यादा पड़ेगा। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक सी टेट नहीं लगेगा। यूपी टेट रट करके आप एक बार निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बेटा मैंने बात कर ली है कि यूपी टेट का सिलेबस क्या है, सी टेट का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक किसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अब जो मैंने बताए हैं ये सारे टॉपिक किसी भी एग्जाम में कभी भी नहीं आते हैं, ये वो हैं जो अभी तक क्वेश्चन आते रहे, उसका एनालिसिस मैंने आपको दिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सब टॉपिक मिलेंगे, ठीक है, इसमें से आधे ही टॉपिक आते हैं। जैसे अगर हम यूपी टेट की बात करें, यहाँ लगभग ये मान लो कि 35 टॉपिक 32 टॉपिक सिलेबस में रहते हैं, लेकिन जब आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुश्किल से 15-16 टॉपिक से आते हैं, यानी 15 से 16 टॉपिकों से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन बेटा ये 15-16 कौन से टॉपिक आएंगे ये आपको कोई शिक्षक नहीं बता सकता है, सब अनुमान ही बताएंगे। यानी आपको पढ़ने पूरे टॉपिक हैं, उनमें से कौन से पूछे जाएंगे ये आयोग समझे। आपका काम है पूरे टॉपिक पढ़ के रखना, फिर वहाँ जो पूछा जाएगा वो आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बार अब हम जल्दी से ये बात कर लेते हैं कि सी टेट में, यूपी टेट में तो देखो सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी टेट में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको मेन रूप से पढ़ना होता है, ठीक है, जिनको आपको मेन रूप से पढ़ना है। जैसे सी टेट में हम बात करें सबसे पहले समास, समास से लगभग एक क्वेश्चन हर बार आता है, आपको पढ़ना चाहिए। जैसे आप लोगों का संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और लिंग, ये टॉपिक आपको सी टेट में बहुत अच्छे पढ़ के रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। जैसे हम छंद रस की बात करेंगे तो ये सी टेट में कम पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद हम बात करेंगे तो वचन और काल की, ठीक है, अव्यय की। यहाँ इसमें आपका वचन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है सी टेट के लिए, काल और अव्यय उतने इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि काल आपको पढ़ के रखना चाहिए चूंकि पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपके लिए संधि, उपसर्ग और प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, वर्गीकरण और तत्सम तद्भव इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप पढ़ डालेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांश आपको देखने चाहिए, लोकोक्ति, मुहावरे आपको इसमें से देख के रखना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। इसके बाद में इसमें आप लोगों के गद्यांश पद्यांश तो खैर इंपॉर्टेंट रहते। तो ये टॉपिक वो हैं सी टेट में जहां से आपको ज्यादातर 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिलेबस को मैंने आपके बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये समस्या आपकी खत्म हो गई होगी कि सी टेट में क्या आता है, यूपी टेट में क्या आता है ना। सी टेट में सिलेबस क्या है, यूपी टेट में सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हैं, किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना, कहाँ पेडागोजी ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, सारी चीजें आपकी क्लियर हैं। अच्छा, अब यहाँ से अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन लेवल क्या है, जैसे अगर हम सी टेट यूपी टेट की बात करें, एक पेपर आपका होता है प्राइमरी का जो 1 to 5th के लिए होता है, और एक पेपर होता है जूनियर का जो 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है। प्राइमरी वाले को हम फर्स्ट पेपर बोलते हैं और जूनियर वाले को हम सेकंड पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हिंदी का जो सिलेबस मैंने बताया, ये चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो या आपका सेकंड पेपर हो, ये दोनों में सेम चलेगा, इसमें कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सी टेट में अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पेडागोजी में क्या आता है। हालांकि ये पूरा बहुत मतलब विस्तृत सिलेबस हम आपको नहीं बताएंगे, उसके कुछ खास चीजें जो है सिलेबस की हम उसी पर चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है ना। ये सारी चीजें आपको जब हम क्लास में टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो वहाँ बहुत ट्रिकों से और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे अधिगम और अर्जन, देखो अधिगम और अर्जन, अधिगम जो होता है ये प्रयासपूर्ण होता है और अर्जन स्वाभाविक होता है, यानी आप विद्यालय में बैठ के जो करते हैं, जो सीखते हैं वो अधिगम है, और जो आप बाहर पर्यावरण में सीखते हैं वो अर्जन है। तो इसी तरीके से अंतर बता करके चीज़ों को बहुत सरल भाषा में आसान तरीके से आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद देखो,
भाषा अध्यापन के सिद्धांत, यानी जब आप भाषा को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के क्या सिद्धांत हैं, क्या नियम हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके बाद भाषा के कार्य, यानी भाषा का क्या काम है, यानी सुनने व बोलने की भूमिका, सुनने और बोलने में भाषा की क्या भूमिका है, इसकी बात होगी इसमें। इसके बाद कह रहा है कि विचारों का संप्रेषण मौखिक और लिखित रूप में, तो विचारों का जो संप्रेषण होता है उसका अपना क्या महत्व है, कैसे होता है, किस रूप में होता है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद भाषा कौशल 4 होते हैं हमारे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जैसे आपने जब ये चारों जो भाषा कौशल हैं, सीटेट का पेपर आप उठाओगे तो यहाँ से आपको लगभग एक क्वेश्चन हर बार मिलेगा, ठीक है। एक आता है भाषा कौशल कितने होते हैं, तो आप बता सकते हो 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक आता है इनका सही क्रम क्या है, तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो LS, ठीक है। इसके बाद में आपका RW, ये इसका सही क्रम होता है, LS RW। L का मतलब क्या हो गया, लिसनिंग यानी कि सुनना। S का मतलब क्या है, स्पीकिंग बोलना, पढ़ना यानी कि रीडिंग, और लिखना राइटिंग। तो ये इसका सही क्रम है। अगर आप शॉर्टकट में LSRW ध्यान रखो तो ये चारों भाषा कौशलों का क्रम याद रहता है, और ये क्रम आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से ट्रिक से अंतर बता के बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। किसी भी टॉपिक में, किसी भी विषय में आपको समस्या नहीं होगी। चलिए इसके बाद देखो जरा, कह रहा है कि भाषा बोधगम्यता एवं मूल्यांकन, यानी भाषा की बोधगम्यता और भाषा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, वो भी आपका रहता है पेडागोजी में। इसके बाद अध्यापन अधिगम सामग्रियां, यानी पढ़ाते समय शिक्षक को शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है ना, वो कौन कौन की शिक्षण सामग्रियां हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। और उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण, यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है, निदानात्मक शिक्षण क्या है। जैसे आपसे इसमें ये भी पूछता है कि कौन पहले आता है, कौन बहुत बाद में आता है ना, किसका काम क्या है, जो भी है वगैरह वगैरह। तो ये सब जब पढ़ेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे, वहाँ समझेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, सीटेट और यूपीटेट का। दोनों में जो कुछ अंतर होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपके हेल्पलाइन नंबर हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हो, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी पूरी टीम का सिविल इंडिया संस्थान का ये प्रयास रहेगा कि आपको समस्याएं ना हो। तो जो भी समस्याएं हैं वो सब आपकी दूर की जाएंगी। अच्छा, यहाँ से अब हम थोड़ा सा कुछ 4 से 8 क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं और यूपीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूपीटेट में बहुत सीधे सीधे और रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सीटेट में सब समझ आधारित क्वेश्चन आते हैं। अंतर है दोनों में, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। जैसे देखो, कह रहा है कि सा मूर्धन्य है, ये वाला सा कह रहा दंत है, चा कंठ है और सा तालव्य है, ठीक है। कौन सा शुद्ध है। अब देखो, जैसे यहाँ की हम बात करेंगे तो हमारे पास 3 सा होते हैं। देखो, एक ये सा आता है, एक हमारा जो है ये सा आता है, और एक ये सा आता है। तो ये वाला जो सा होता है ये होता है तालव्य सा, ठीक है। ये होता है मूर्धन्य सा, ठीक है, और ये होता है दंत सा। तो इनमें क्या है कि जब आप वर्णमाला को पढ़ेंगे डिटेल से तो ये जो उच्चारण स्थान है इनके सही कारण के साथ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग, जैसे ये वाला सा है, इसको कह रहे हैं मूर्धन्य, गलत है ये, ठीक है। ये क्या होता है, ये सा हमारा होता है तालव्य। अब इसको तालव्य यानी तालु क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम बोलेंगे देखो सा सा, तो क्या होता है, हमारी जो जीभ है वो कहीं एक ऊपर तालु में लगती है, इसलिए इसको तालव्य बोलते हैं। ये जो सा है इसको जब बोलेंगे तो जीभ ऊपर दांत में लगती है, इसलिए इसको दंत बोलते। तो यही हमारा सही आंसर होगा। चा जो होता है ये कंठ नहीं होता है, चा भी हमारा तालु या तालव्य होता है, और ये जो सा है
ये होता है मूर्धा या मूर्धन आप कह सकते हो, ठीक है। और मूर्धा का मतलब है कि जिसका उच्चारण पूरे मुख से होता है। मूर्धा का मतलब क्या है? जिसका उच्चारण पूरे मुख से होता है, यानी जिसके उच्चारण में मुख के किसी एक भाग का नहीं बल्कि पूरे मुख का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन जैसे देखो यूपी टेट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप वर्णमाला पढ़ोगे तो ये उच्चारण स्थान जो है, इनके वर्ग क्या हैं, ये सारी चीजें आप विधिवत पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान लगेंगे। जब आप टॉपिक को विधिवत पढ़ लोगे तो ये उच्चारण स्थान पूरी वर्णमाला के क्लियर हो जाएंगे, है ना। उसका सही वर्गीकरण जो है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुद्ध वर्तनी एक टॉपिक होता है और इस शुद्ध वर्तनी से लगभग 2 क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं, ठीक है। तो कौन शब्द सही लिखा, कौन सा गलत लिखा है, ये आपसे पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ आपने देखा होगा शुद्ध वर्तनी में हमेशा वो शब्द आते हैं जिनको हम बोलते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं। शुद्ध वर्तनी में कभी भी रमेश, सुरेश, सतीश, दिनेश इस टाइप के शब्द नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि इनको हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। भाई हिंदी में उच्चारण और लेखन में एक रूपता रहती है, अलग अलग नहीं रहते हैं दोनों, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो, तो यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहला कह रहा है कि पूजनीय गलत लिखा है, फिर कह रहा है पूजनीय बिल्कुल सही लिखा, बी नंबर सही है। देखो इस शब्द को हम 2 तरह से, एक शब्द आता है पूज्य, अगर हमें पूज्य लिखना है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमें पूजनीय लिखना है तो फिर ये वाला सही है, ठीक है। पूजनीय ये वाला सही है। अब जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर लोग इसको सी नंबर वाला जो है इसको लिखते हैं, तो ये गलत होता है, पूजनीय नहीं होता है, क्या होता है? पूजनीय। या इसी में लोग ऐसा लिख देते हैं, देखो पूजनीय, ये यानी बड़े ऊ की मात्रा लगा करके, तो ये सारे रूप इसके गलत हैं। यानी इस शब्द को या तो हम कहेंगे पूज्य, ये भी सही है, और या कहेंगे पूजनीय, ये भी सही है, ठीक है। इसी में जैसे एक शब्द और बहुत पूछा जाता है तो ये सब गलत है, बी नंबर सही है। जैसे एक शब्द आता है उज्ज्वल, देखो जब आप बुक्स में पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे अलग अलग, तो ये वाला आपको सही मिलता है, ठीक है, किसी किसी किताब में, या लोग प्रयोग करते तो ये ज्यादा करते हैं, जबकि ये गलत है। सही क्या होता है? देखो उज्ज्वल, उज्ज्वल। आप इस शब्द को बोल के देखिए, उज्ज्वल, रुकेंगे तो आधा जा बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर आधा जा बोलेंगे, तो देखो उज्ज्वल, ये सही होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कभी कभी एक शब्द और आ जाता है इसी में, जैसे ये शब्द आता है प्रज्वलित, ठीक है। अब ये प्रज्वलित जो होता है, इसमें क्या करते, 2 आधे जा बना देते, नहीं, गलत होता है, समझ गए। ये प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित होता है, इसमें एक आधा एक पूरा जा या 2 आधे जा नहीं बनते। तो ये शब्दों के उच्चारण से पता चलता है, ठीक है। तो जब आपको हम शुद्ध वर्तनी पढ़ाएंगे तो ये शुद्ध वर्तनी के बहुत सारे नियम हैं इसमें, ठीक है। उस नियम के हिसाब से चलेंगी ये शुद्ध वर्तनियां आपकी। तो जब डिटेल में आप पढ़ेंगे बैच को, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, तो वहां ये पूरे नियम आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी आपका यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो यूपी टेट सेकेंड पेपर 2011 में ये आया था, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि अत्यधिक का विलोम, देखिए विलोम का मतलब होता है उल्टा, विलोम का सही अर्थ क्या है? उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अब विलोम शब्द बनाने के कई आधार होते हैं, जब हम विलोम बनाएंगे तो इसके कई आधार हैं, ठीक है। उपसर्ग लगा के विलोम बनते हैं, है ना, आपके प्रत्यय लगा करके भी विलोम बनते हैं, आपके मूल रूप में भी अपोजिट अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो विलोम के कई आधार हैं, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे वहां समझेंगे। तो देखो अत्यधिक, अब अत्यधिक शब्द को अगर देखोगे, इसमें अति उपसर्ग लगा है, अति उपसर्ग लगा है, तो इसका जो विलोम आएगा वो भी वही आएगा जिसमें अति उपसर्ग होगा। बात समझिए, विलोम में क्या होता है, जो शब्द पूछा जाए उसी का विलोम बताना है, दूसरे का नहीं बताना, समानार्थी नहीं बताना। जैसे मान लो मैंने एक शब्द दिया माता, माता का विलोम क्या है? तो पिता होता है। कभी कभी माता का विलोम दे दे और जनक भी हो जाएगा। तो लेकिन अगर कभी आपसे पूछे कि माता का विलोम क्या है, ऑप्शन में पिता और जनक दोनों दे दे, तो आपको लगाना है पिता। क्यों?
क्योंकि ये समानार्थी है, ये माता का सही विलोम पिता होता है। जैसे यहाँ एक शब्द आ जाए जननी, तो बेटा जननी का सही विलोम जनक होता है, जननी का सही विलोम जनक है। तो कहने का मतलब है जब विलोम शब्द पूछा जाएगा तो आपको समानार्थी नहीं बताना है, जो शब्द पूछा गया उसी का विलोम बताना है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी आपका सही विलोम नहीं दिया है तो वहां पर आप समानार्थी बता सकते हैं। यानी माता का विलोम पूछे, पिता भी हो जनक भी हो तो पिता लगाओगे, अगर पिता ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जनक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात हो गई, ये बात की बात है, किंतु परंतु की बात है। तो पहले हमें सही आंसर ढूंढना। अब जैसे यहाँ देखो एक शब्द आया है अनधिगत। देखिए मैंने क्या कहा था, अत्यधिक का संधि विच्छेद अगर करोगे तो अति धन अधिक होता है, यानी इस शब्द में अति उपसर्ग लगा है। अब मैंने कहा विलोम वही सही बनेगा जिसमें अति उपसर्ग आएगा, तो इसमें देखो अनुपसर्ग है, ये नहीं हो सकता है। अनधिगत नहीं होगा, अनधीन ये भी नहीं होगा, इसमें भी अन है। अब अत्यधिक और अत्यल्प दो हैं, अत्यधिक तो होगा नहीं, चूंकि अत्यल्प है ना, तो ये हो जाएगा आपका अति धन अल्प। ठीक है, तो जैसे ये शब्द था अत्यधिक तो अति धन अधिक, अत्यधिक शब्द गलत लिखा है, ये नहीं होता इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अति धन अल्प, तो अत्यधिक अत्यल्प ये सही होगा। तो इसमें देखो अगर हम उपसर्ग से निकालेंगे तो पहला बिल्कुल सही है, बात समझ आ रही, पहला वाला सही है। क्यों? जैसा मैंने कहा कि उपसर्ग लगा है अगर मूल शब्द में तो विलोम में भी उपसर्ग लगेगा, क्योंकि उपसर्ग की यही खास बात है। अगर उपसर्ग विलोम में अगर पूछा गया शब्द संस्कृत का है तो उसका विलोम भी संस्कृत का होगा, अगर पूछा गया शब्द ग्रामीण भाषाओं का है तो उसका विलोम भी ग्रामीण भाषाओं वाला होगा, अगर पूछा गया शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव होगा। समझ गए? अगर पूछा गया शब्द विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण शब्द होगा। तो ये बहुत सारी चीजें जब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे वहां हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ बहुत ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस किया जा सकता है, फिर भी जो बेसिक चीजें हैं हम प्रयास कर रहे हैं उनको डिस्कस करने का। और ये भी आपका यूपी टेट फर्स्ट पेपर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलो देखो जरा, कह रहा है कि हंसना कैसी क्रिया है, हंसना कैसी क्रिया है। देखो मूल रूप से दो चीजें समझो, एक क्रिया आती है अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। और एक क्रिया आती है सकर्मक क्रिया। बहुत आसान होती हैं दोनों, अगर आप थोड़ा सा ट्रिक से समझ लें इनको तो कभी समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। देखो अकर्मक क्रिया, आ का मतलब होता नहीं, और सकर्मक, सा का मतलब होता है साथ। इस सा का मतलब क्या है? साथ। और इस आ का मतलब क्या है? नहीं। और कर्मक का मतलब क्या है? कर्म। यानी ऐसी क्रियाएं जो कर्म के साथ बोली जाती हैं वो सकर्मक हैं, और जो बिना कर्म के बोली जाती हैं वो अकर्मक हैं। बात समझ आ रही? अब अगर इससे समझ, अब जैसे आप कहोगे कि कर्मक, कर्म क्या होता है? तो कर्ता द्वारा जो काम किया जाएगा वही कर्म है। जैसे हमने कहा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब देखो मैंने एक वाक्य लिखा कि राम पढ़ता है। अब इस वाक्य में राम करता है, पढ़ना क्रिया है। अब अगर हम यहीं पर एक वाक्य ले लें कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो भैया कर्ता कौन है? राम। पुस्तक क्या है? क्रिया। और पढ़ता क्या है? क्रिया। और पुस्तक क्या है? कर्म। तो कर्ता द्वारा जो काम किया जाएगा वही कर्म है। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? जहां पर कर्म होना जरूरी है। अगर ये नहीं समझ आ रहा चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, आप दूसरा तरीका समझो। अकर्मक क्रिया में कर्ता की स्वाभाविक क्रियाएं आती हैं, ऐसी क्रियाएं जो हमारे स्वभाव में होती हैं, जिनको करने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना है। समझ गए? और जो प्रयासपूर्ण क्रियाएं होती हैं वो सब सकर्मक होती हैं। जैसे हमने कहा हंसना, अब भैया हंसना तो स्वभाव में होता है ना, जब कोई ऐसी बात होती है अपने आप हंसी आती है। तो हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। समझ गए? क्योंकि ये नेचुरल क्रिया है। जैसे हमने कहा रोना नेचुरल क्रिया है, ये अपने आप होती है। क्यों भाई? जैसे हमने कहा कि टहलना, ये एक स्वभाव है व्यक्ति का, नेचुरल क्रिया है। लेकिन अगर हम कहें पढ़ना, पढ़ना नेचुरल क्रिया नहीं है। पढ़ना पड़ेगा आपको बैठ के, लिखना ये नेचुरल क्रिया नहीं है, ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति के स्वभाव में होती हैं,
जो अपने आप होती हैं, जिनको करने का हमें कोई ज़्यादा कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो सब अकर्मक है। और जो ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम करने के लिए प्रयास करते हैं, वो सबकी सब होती हैं सकर्मक क्रियाएं। क्लियर है भाई? लगा लोगे? ठीक है। तो आंसर क्या सही था हमारा इसका? बी इज द राइट आंसर होगा। अकर्मक क्रिया है हंसना, क्योंकि ये स्वाभाविक क्रिया है, ये व्यक्ति के स्वभाव में होती है, नेचर में होती है। चलिए, और ये भी आपका यूपी टेट 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं संधि। देखिए, संधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधियों में बहुत सारी ट्रिकें होती हैं, समझ रहे हैं? संधि को पहचानने के लिए हर संधि में अलग अलग ट्रिक होती है, समझे? जैसे दीर्घ संधि है, अगर किसी शब्द में आपको तुक्का लगाना है, चलिए, तो यहां से जैसे ही आपका ये जो बहिष्कार शब्द था, तो संधियों में क्या होता है, सब में आपकी ट्रिकें चलती हैं, है ना? जैसे मैंने कहा कि दीर्घ संधि में कौन सी ट्रिक लगेगी, तो शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। गुण संधि में शब्द में ए ओ की मात्रा होनी चाहिए, या फिर ऋषि वाले देव ऋषि, राज ऋषि, महर्षि आते हैं। वृद्धि संधि में डबल मात्रा होनी चाहिए, जैसे देखो एक एक डबल मात्रा लगी है, ये आपकी वृद्धि संधि है ना? जैसे महौषधि डबल मात्रा लगी है, ये आपकी वृद्धि संधि है। यड़ संधि में आधा अक्षर आता, आधे के बाद या फिर वाह आना चाहिए। जैसे मैंने एक शब्द लिखा स्वागत, अब देखो आधे के बाद वाह बना। जैसे मैंने एक शब्द लिया अत्यंत, इसमें देखो आधे के बाद या बना है, तो आधे के बाद या फिर वाह बनेगा, तो यड़ संधि होती है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे, ये जो सा है, तीन सा आते हैं, देखो सा और सा, अगर इन तीनों सा में से कोई भी आधा बना है, तो मतलब है ये कि विसर्ग संधि है। कौन संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो बहिष्कार में विसर्ग संधि और संधि विच्छेद क्या होगा? वही धनकार, सी नंबर। इसमें एक नियम आता है कि विसर्ग के बाद, जब आपका विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में का खा पाफा आएगा, तो विसर्ग की जगह पर ये आपका मूर्धन्य सा होता है। तो संधियां आपकी पूरी की पूरी ट्रिक से चलती हैं, और ये सब यूपी टेट के क्वेश्चन हैं। आप देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी इसमें, ठीक है? चलिए, ये भी आपका यूपी टेट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? समास आपके बहुत ट्रिकों से चलते हैं। अब जैसे एक ट्रिक आपको बताएं, कुछ शब्द आते हैं, जैसे यथा हो गया, उप हो गया, है ना? जैसे आपका नी हो गया, जैसे आपका प्रति हो गया, जैसे आपका अनु हो गया, जैसे आपका भर हो गया, है ना? जैसे आप लोगों का हर हो गया, जैसे आपका एक बे उपसर्ग आता है, ठीक है? जैसे एक बड़ा आता है। तो ये जो शब्द मैंने लिखे, अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में आपको इनमें से कोई एक शब्द मिलता है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि वो 100% अव्ययी भाव समास है। अगर कहीं भी पहले यथा शब्द मिला, मतलब अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, तो क्रम के अनुसार, सब में अव्ययी भाव। और यथा का मतलब होता है उसी के अनुसार। जैसे यहाँ देखो, यथा
शक्ति तो शक्ति के अनुसार, यथाक्रम तो क्रम के अनुसार, यथा रूप तो रूप के अनुसार, यथा समय तो समय के हिसाब से, है ना, या समय के साथ। तो कहने का मतलब कहीं पहले यथा जुड़ा तो 100% अव्ययी भाव समास है। जैसे ये बे उपसर्ग आता है, अगर कहीं भी बे उपसर्ग जुड़ा तो 100% अव्ययी भाव समास है। जैसे बेशक बिना शक के, है ना, तो बेशक, बेशरम, बेहया, बेइज्जत, बेवजह, बेहिसाब, बेमतलब, बेखबर, बेपरवाह, है ना, बेमुरब्बत, सब में कौन समास है? अव्ययी भाव। तो समास जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? यानी सब चीजें ज्यादातर आपकी ट्रिक से होती जाएंगी। तो अगर आपकी हिंदी बहुत कमजोर है, समय कम मिल पा रहा है, तो आप ट्रिकों से भी बहुत चीजें लगा पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका सीटेट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी ये अब अंतर क्या है, हालांकि ये सीधा सीधा पूछा गया था, लेकिन सीटेट में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। सीटेट में सीधा सीधा क्या करेंगे कि जो आपसे पूछेंगे उसमें देखो पैसेज के अंदर व्याकरण डाल देते, बस ये अंतर है, ठीक है। अब हम यहाँ पैसेज लगा के पूरा बताएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने पैसेज नहीं लगाया है। जैसे कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, तत्सम तद्भव तो टोटली आपके ट्रिक से चलते हैं। तत्सम तद्भव आपको अगर पढ़ना है तो ट्रिकों को बहुत अच्छे से समझना है। ट्रिकें का सही समझ लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखो जरा, तत्सम तद्भव की सबसे पहली ट्रिक है कि संस्कृत के शब्द जो होंगे वो तत्सम, हिंदी के जो होंगे तद्भव, क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द तद्भव, और अगर संस्कृत आपका शुद्ध हिंदी का लगे तो तत्सम, है ना, शुद्ध लगे तो तत्सम, अशुद्ध लगे तो तद्भव। इनमें कुछ अक्षर भी आते हैं, ठीक है, कुछ अक्षर भी आते हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करेंगे ईसा की या छा की, ज्ञा की, तो ये सब आते हैं तत्सम में। तद्भव की बात करेंगे तो बड़ा ऊ आता है, सा आता है, खा आता है, जा आता है, चंद्रबिंदु आता है। तो ऐसे और अभी कई अक्षर हैं जिनको हम पढ़ाएंगे तो वहां पूरा ट्रिक के साथ बताएंगे। अगर किसी शब्द में इनमें से कोई एक अक्षर बना है तो वो ज्यादातर तद्भव होता है, अगर इनमें से कोई बना है तो वो तत्सम होता है। हालांकि अभी और आगे अक्षर हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन के लिए आपको बता रहे हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहले लौंग शब्द जो दिया है ये हिंदी का है ना, तो ये नहीं होगा तत्सम। फिर कह रहा है कि बहिन, देखो बहिन में बा बना है, एक चीज ध्यान रखना, अगर वा बनेगा तो तत्सम होगा, और अगर बा बनेगा शब्द में तो तद्भव होगा, ये भी ध्यान रहे। अगर वा बना है तो तत्सम होगा, बा बनेगा तो तद्भव होगा, ठीक है। तो ये बहिन भी नहीं होगा। पृष्ठ, देखो वही ट्रिक लग रही, ये वाला सा आधा बना है, आधा सा बना है, तो जहां ये आधा सा बनेगा वो शब्द 100% तत्सम होगा। अगर किसी शब्द में ये मूर्धन्य सा आधा बना है तो फिर वो तत्सम होगा, तद्भव नहीं होगा, ठीक है भाई। इसके बाद जवान भी तद्भव है, तो सही आंसर क्या है? सी। हालांकि ये आप लोगों का हरियाणा टेट में आया 2014 में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूपी टेट के अलावा अगर आप बाकी राज्यों का टेट देंगे, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, तो इनमें भी हिंदी लगभग वैसे ही आती है, ठीक है, सेम पैटर्न चलता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये थोड़ा सा पेडागोजी का क्वेश्चन है। सीटेट के लिए कैसे क्वेश्चन आते पेडागोजी में, वो देखो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। देखो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, यानी 1 to 5th क्लास के बच्चे हैं, तो भैया इन बच्चों का जो भाषाई विकास है वो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करेगा? अच्छा, स्कूल के पर्यावरण से तो वो प्रभावित होंगे, ठीक है, क्षेत्रीय पर्यावरण से भी प्रभावित होंगे, घर के पर्यावरण से भी, जैसा घर में माहौल होगा वैसा सीखेंगे, स्कूल में जैसा माहौल होगा वैसा सीखेंगे, क्यों भाई, उनके मित्रों का जैसा माहौल होगा उसमें सीखेंगे। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है या सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव पड़ेगा वो है पर्यावरण, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? भाषा के कठोर आकलन पर बिल्कुल नहीं, आप प्राइमरी के बच्चों के साथ में कठोरता वाला व्यवहार नहीं कर सकते हो। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर नहीं, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे के लिए ये पाठ्य पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कह रहा कि समृद्ध भाषिक परिवेश पर बिल्कुल सही है। तो जितना अच्छा परिवेश होगा उतना ही अच्छा बच्चे का विकास होगा। अब देखो ये सीटेट का क्वेश्चन है, यहाँ आप देखोगे कुछ भी रट्टा मारने वाला नहीं है, सब कुछ समझने वाला है। अगर आपने चीजों को सही से समझ रखा है
तो फिर दिक्कत नहीं है, आप फटाफट सोचते जाइए, लगाते जाइए, ठीक है। यानी प्रैक्टिस, सीटेट मांगता है प्रैक्टिस और यूपी टेट मांगता है आपका ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पोर्शन, यानी आप याद करें। चलिए, तो चौथा वाला भी गलत है, ये सीटेट फर्स्ट पेपर जुलाई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, करा कि किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखो, अच्छा ऐसे बच्चे, कह रहा किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ऐसे बच्चे जिनको हिंदी ना आती हो, है ना, उनको अनुभव होगा। ऐसे बच्चे जिनका पर्यावरण हिंदी का ना हो, है ना, ऐसे बच्चे जिनकी भाषा हिंदी ना हो, ठीक है, उन्हीं को तो दिक्कत होगी। अच्छा भैया, जो हिंदी पर्यावरण से बच्चे आ रहे हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, जो सुबह शाम तक परिवार में, घर में, स्कूल में, हर जगह मातृभाषा ही उनके बोली जा रही हिंदी, उन्हें कहाँ दिक्कत होगी सीखने में। देखो जरा, पहला ऑप्शन कह रहा जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मानक हिंदी, मानक भाषा तो हम यहाँ नहीं कहेंगे। करा कि किस तरह के बच्चों भाषा सीखने में कठिनाई का अनुभव सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि जिनकी मातृभाषा सरल हो, नहीं, कह रहा है कि जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न हो, बिल्कुल सही है। तो भाई किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई होगी, तो उन्हीं बच्चों को होगी जिनकी भाषा हिंदी से अलग होगी। बात समझ आ रही? तो ये सब क्वेश्चन आपके समझ आधारित हैं। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पेडागोजी जब पढ़ाएंगे तो बड़ा आसान तरीके से इन चीज़ों को आप लगा पाएंगे। चलिए, आज के दिन का एक अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, कह रहा है कि मौन पठन करना, कह रहा है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। देखो भाई, जैसे सस्वर, सस्वर का मतलब होता है आवाज के साथ पढ़ना। सस्वर का मतलब क्या है? आवाज के साथ पढ़ना, ठीक है, आवाज के साथ पढ़ना। अच्छा, हम बच्चे को जो सस्वर पाठन कराते हैं, इसका चूंकि प्राइमरी का बच्चा है, आप लोगों की बात हो नहीं रही है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो शिक्षण विधियां हैं, ये हमारी मानटेसरी पद्धति के हिसाब से नहीं चलेंगी। अगर आप आज के समय में इंग्लिश मीडियम परिवेश को देखेंगे तो ये शिक्षण विधियां वहाँ उतनी कारगर नहीं होंगी, क्योंकि उसका अपना पैटर्न अलग है इंग्लिश मीडियम का, और ये हिंदी मीडियम का पैटर्न अलग है, ठीक है। और यहाँ जो बात होगी वो 1 to 5th के बच्चों की और 6 to 8 के बच्चों की, इससे ऊपर के बच्चों की बात नहीं होती है, ठीक है। तो मूल उद्देश्य यही होता है सस्वर, आवाज के साथ पढ़ने का, कि बच्चे की जो बोलने संबंधी झिझक है, उस झिझक को कम किया जाए, है ना, उस झिझक को कैसे खत्म किया जाए। तो आंसर हमारा क्या सही होगा? बी होगा। तो सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की जो बोलने संबंधी झिझक होती है, बच्चों में जो हेजिटेशन होता है, उसको खत्म करना, ठीक है। चलिए भाई, तो बेटा यहाँ पर मैंने यूपी टेट का सिलेबस क्या है, सी टेट का सिलेबस क्या है, पूरा अच्छे से डिस्कस किया। दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैंने बता दिया। बाकी आगे अभी जब हम आपकी विधिवत क्लासें टॉपिक वाइज कराएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें, ट्रिक, थ्योरी, जितना आसान से आसान हो सकता है वो सब आपको बताया जाएगा। हर विषय को बहुत आसान तरीके से अनुभवी शिक्षकों द्वारा आपका इसका शिक्षण कार्य किया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, क्लासें अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और सिविल इंडिया की अनुभवी टीम, उसका शिक्षण अध्ययन जो आपका है उसका लाभ उठाएं, उनके अनुभव का लाभ उठाएं, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब हम लोगों की मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।